हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 18 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 108, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू देन व्हाट विल हैपन टू द फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एरिया को हाफ कर दिया जाए तो उसके पे फ्लक्स डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए, फ्लक्स डेंसिटी डबल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, फ्लक्स डेंसिटी हाफ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, फ्लक्स डेंसिटी सेम रहेगी। या फिर ऑप्शन डी, फ्लक्स डेंसिटी 1/4 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए फ्लक्स डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, V इक्वल टू होता है φ/a। अब देखिए फाई की कोई बात नहीं करी है तो हम लोग फाई को कांस्टेंट लेके चलेंगे, वेयर फाई इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मुझे V1 लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, φ/a। ठीक है, और V2 लिखना है, यहाँ पे A1 इसको मान लेते हैं। और अगर आपसे V2 पूछा जाए तो φ/ क्या हो जाएगा, A2। अब A2 में क्या बोला गया कि फ्रेंड एरिया को जो है वो हाफ किया गया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, A1/2। अब आप इसका रेशियो ले लीजिए, V2/V1 इक्वल टू φ/A1/2 और ऊपर क्या हो जाएगा, A/5। तो ये सब कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 2। यहाँ से मैं V2 क्या लिख सकता हूँ, V2 इक्वल टू 2V1। मतलब जो फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगी होगी वो क्या होगी फ्रेंड, वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ आर इज। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपसे आर की वैल्यू पूछी गई है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर्किट में आपसे बेसिकली ये पूछा गया है कि इसमें आर की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम लोग इसमें एज्यूम करते हैं कि इसमें करंट एक आई फ्लो हो रही है, यहाँ से एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रही है। देखिए फ्रेंड, यहाँ का वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट है क्योंकि शॉर्ट सर्किट लाइन है। यहाँ का वोल्टेज भी कितना होगा, 40 वोल्ट है। तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे आई निकालना होगा तो V/R से सिंपल 100 माइनस 40/R। ठीक है, क्योंकि जो करंट आई है वो कहाँ फिल हो रही है, इस वाली ब्रांच से लेके यहाँ तक। तो अगर मुझे करंट निकालनी तो क्या करूंगा, 100 वोल्ट माइनस 40 वोल्ट अपॉन आर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया, 60/R। इसका मतलब फ्रेंड क्या हुआ कि अगर आपको करंट की वैल्यू पता चल जाए तो सिंपल आप आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब थोड़ा सा इसमें एज्यूम करते हैं कि इसमें करंट अगर आई फ्लो हो रही है और यहाँ से 10 एम्पियर आ रही है तो फ्रेंड इसमें कितनी आएगी, तो देखिए इसमें फ्रेंड्स आएगी 10 माइनस आई। देखिए इसमें करंट जा रही है आई एम्पियर, यहाँ से करंट आ रही है 10 एम्पियर, तो फ्रेंड इसमें कितनी आ जाएगी, इसमें आ जाएगी 10 माइनस आई। ठीक है, अब देखिए ऊपर से आई एम्पियर आ रही है और यहाँ से आ रही है 5 एम्पियर, तो ये दोनों मिलकर कहाँ जाएंगी, आगे जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस आई हो जाएगा। अब 5 प्लस आई यहाँ से आ रही है, 10 माइनस आई यहाँ से, दोनों ऐड होकर कहाँ जाएंगी, इस वाली ब्रांच पे। तो कितना हो जाएगा, 15 एम्पियर। ठीक है, अब आप फ्रेंड्स क्या करिए, इस वाले लूप में केवीएल लगा लीजिए। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, केवीएल लगा सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, केवीएल लगा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, माइनस का 100 प्लस का 14 इंटू 10 माइनस आई प्लस का 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसमें केवीएल लगा लीजिए। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस का 100 प्लस 14 इंटू 10 माइनस आई, मैं हमेशा पहला साइन लेके चलता हूँ, प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 100 प्लस 140 माइनस 14 आई प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से पेन क्या हो जाएगा, ये 40, एक मिनट 1 सेकेंड, 40 प्लस 30 माइनस 14 आई इक्वल टू 0 मीन्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70/14।
यहाँ से आपको मिलेगा 5 एम्पियर, मतलब जो करंट की वैल्यू वो 5 एम्पियर है। अब आप सिंपल, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था I = 60/R, जो भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो I की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 5 ओम। मतलब जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, 1 मिनट 1 सेकेंड, थोड़ा इसको सही करते हैं। आपसे ना R की वैल्यू पूछी गई है, तो इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। देखिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल I = लिखना है 60/R। तो R = क्या हो जाएगा 60/I मीन्स 60/5। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 12 ओम। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो ऑप्शन में जो हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 12 ओम है। आई होप इन सर्किट का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 110, फॉर द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपसे नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट कर देते हैं, और जो भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उनको ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे। मीन्स क्या होगा, जैसे अगर मैं सर्किट बनाना चाहूँ फिर से, तो देखिए ये शॉर्ट हो जाएगा। 12 ओम का जो 12 ओम की बैटरी है, और यहाँ से 2 ओम है। ठीक है, और ये 6 ओम है, और यहाँ पे कितना लगा हुआ है, ये 3 ओम है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से Rn की वैल्यू को कैलकुलेट करना है नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। और ये 2 ओम है और ये 6 ओम है। ठीक है, ये 3 ओम। अब आपको दिख रहा होगा जो 2 और 6 किस में है फ्रेंड, ये दोनों पैरेलल में है। तो आप क्या लिखेंगे, Rn = 2 पैरेलल 6, और उसके साथ 3 ओम क्या है, सीरीज में है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 × 6/2 + 6 प्लस कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 12/8 + 3। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1.5 + 3, यानी जो नॉर्टन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई है वो कितनी है 4.5 ओम। ठीक है, यानी आप Rn क्या लिख सकते हैं, Rn = 4.5 ओम, या फिर इसको RAB भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, AB के क्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। तो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ। तो फ्रेंड, इसमें आपसे पूछा जाए कि जो टेस्ला होती है वो एसआई यूनिट किसकी होती है। तो फ्रेंड देखिए, जो टेस्ला होती है वो एसआई यूनिट होती है फ्लक्स डेंसिटी की। तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, फ्लक्स डेंसिटी की एक और यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको बोलते हैं टेस्ला। तो फ्लक्स डेंसिटी की 2 यूनिट होती है, पहली होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड दूसरी होती है टेस्ला। इसको दोनों नाम से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, क्यू फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि क्यू फैक्टर का जो क्यू फैक्टर होता है उसको किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, क्यू फैक्टर बेसिकली क्या होता है, रिएक्टेंस ऑफ रिएक्टिव एलिमेंट टू रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन में जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। मैं भी आपको इसका फार्मूला ही बताता हूँ कि उसको लिखते कैसे हैं। देखिए फ्रेंड, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ फार्मूले के थ्रू, तो आप लिखेंगे Q = XL/R। ठीक है, रिएक्टेंस ऑफ रिएक्टिव एलिमेंट टू रेजिस्टेंस, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, और XC/R भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने किसके लिए बताया, सीरीज सर्किट के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस ऑफ रिएक्टिव एलिमेंट टू रेजिस्टेंस। मींस ऑप्शन में जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, ए 10 मिली हेनरी इंडक्टर कैरीज ए साइनसॉइडल करंट ऑफ 1 एम्पियर RMS एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। द एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द इंडक्टर इज। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपसे इंडक्टर की
एवरेज पावर डिसिपेटेड पूछी गई है, तो देखिए फ्रेंड इंडक्टर सर्किट में एवरेज पावर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, बिकॉज फर्स्ट हाफ साइकिल में पावर की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल में पावर की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो एवरेज ऑफ बोथ साइकिल इज 0, मीन्स फर्स्ट हाफ साइकिल में पावर की वैल्यू पॉजिटिव एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल में पावर की वैल्यू नेगेटिव। तो अगर मैं एवरेज लूंगा दोनों का तो आपको क्या मिलेगा, 0। तो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। The average power dissipated by the inductor is 0। क्वेश्चन नंबर 114 यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इज। तो फ्रेंड देखिए रिएक्टिव पावर की यूनिट पूछी गई है, तो देखिए फ्रेंड अगर रिएक्टिव पावर को मैं लिखना चाहूँ तो रिएक्टिव पावर क्या होती है, Q इक्वल टू VRMS IRMS sin फाई, यही फॉर्मूला होता है रिएक्टिव पावर का, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया VRMS IRMS sin फाई, और ये इसकी हो गई यूनिट वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 115 if filament lamp is rated 120 volt and 80 watt, the value of series resistance required to operate this lamp on a 230 volt means। तो फिर इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक फिलामेंट लैंप है और जिसकी रेटेड वैल्यू आपको गिवन है 120 वोल्ट एंड 80 वॉट, और इसमें आपसे बोला गया है कि इसमें कितने रेजिस्टेंस को ऐड किया जाए जिससे जो लैंप है उसको ऑपरेट कराया जाए 230 वोल्ट के वोल्टेज पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका सर्किट बना लेते हैं। तो देखिए ये कोई लैंप है और इसमें आपको सीरीज रेजिस्टेंस ऐड करना है और इसको ऑपरेट करवाना है 230 वोल्टेज पे। यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए 230 वोल्ट, यहाँ से कोई करंट आई जा रही होगी, ठीक है। लैंप की रेटेड आपको गिवन रेटेड वैल्यू 120 वोल्ट एंड 80 वॉट, और ये फ्रेंड हो गया रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब अगर मुझे जो है करंट की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा I इक्वल टू P अपॉन V। अब पावर कितनी दे रखी है 80 और वोल्टेज कितना है 120। लैंप के क्रॉस पे करंट की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 2/3 एम्पियर। भाई लैंप के क्रॉस जो पावर की वैल्यू है वो 80 वॉट है और उसके क्रॉस जो वोल्टेज है 120 वोल्ट है। तो मैंने क्या किया करंट की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब अगर आपको वोल्टेज लिखना है V इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लैंप के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। वही टोटल वोल्टेज होगा ना, मतलब अगर 230 वोल्ट है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वोल्टेज अक्रॉस लैंप प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आप क्या करिए, देखिए वोल्टेज की वैल्यू है 230 वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप लैंप को कैसे निकालोगे, सिंपल आपको क्या करना है 120 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई R। यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही है क्योंकि सीरीज सर्किट है तो यहाँ पे करंट है 2/3 जो हमने वैल्यू आपको भी कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस और प्लस यहाँ का वोल्टेज क्या है 120 वोल्ट, ठीक है। अब आप क्या करिए इसको सॉल्व कर लीजिए 230 माइनस 120 इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई R, तो कितना हो जाएगा 110 इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई R। यहाँ से R कितना मिल जाएगा 110 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 165 ओम। तो जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आएगी 165 ओम के रेजिस्टेंस पे आप लैंप को ऑपरेट करा सकते हैं 230 वोल्टेज पर, ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 116 which of the following statement is true about the resistance of a conductor। तो फिर इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रेजिस्टेंस के केस में।
देखिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिड नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ, तो गलत हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिड नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल, ये भी गलत हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, तो फ्रेंड ये भी गलत हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर, तो फ्रेंड ये ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है वो कभी भी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन में जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। उसमें 117, इन एन आरएलसी सीरीज सर्किट विद कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बट ऑफ फ्रीक्वेंसी वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, द सर्किट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस व्हेन। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सर्किट इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस पे कब होगा। तो देखिए फ्रेंड, रेजोनेंस पे होने के लिए और सीरीज सर्किट में यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सीरीज सर्किट अंडर रेजोनेंस, तो देखिए फ्रेंड्स अगर वो सीरीज सर्किट है और अगर उसमें रेजोनेंस की बात करी है तो जो एक्सएल होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है, और उस केस में जो इम्पीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। मीन्स अगर मैं आरएलसी सर्किट का टोटल इम्पीडेंस निकालना चाहूँ तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है, तो उस केस में जो इम्पीडेंस होता है वही रेजिस्टेंस होता है। तो उसमें चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। तो ऑप्शन में जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सएल बराबर एक्ससी एंड जेड इक्वल टू आर। तो फ्रेंड आज हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 18 डिस्कस किया। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।